चापलूस जेठानी। चांदनी चौक गली नंबर 4 की सबसे फेमस दुकान अग्रवाल स्वीट्स, जहां दुकान खोलने के पहले ही ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। और सबसे खास बात तो ये थी कि ये चांदनी चौक की एकमात्र ऐसी दुकान थी जिससे कोई आदमी नहीं औरत चला रही थी। दुकान के सारे स्टाफ, सारे हलवाई, सभी के सभी फीमेल। 100 ग्राम बर्फी पैक कर दीजिए भाभी। बस 100 ग्राम क्यों बोला भैया? क्वालिटी में 19-20 हुआ क्या? कुछ भी वैसा लगे तो एकदम आप बेफिक्र होकर बोल दीजिए, आप ही की दुकान है। कुछ भी गलत हुआ होगा तो हम जरूर बदलाव करेंगे। पर क्वालिटी 19-20 हो ही नहीं सकती मम्मी जी। मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि हलवाई बिल्कुल सही तरीके से दुकान की मिठाइयाँ बनाए। ऐसे नहीं पिछले 80 सालों से चांदनी चौक में हमारी मिठाई की दुकान चल रही है। तुम बात तो ठीक कह रही हो बेटा, अग्रवाल स्वीट्स की क्वालिटी में 19-20 तो अभी हो ही नहीं सकता। वो आजकल मेरा काम जरा मंदा चल रहा है, ऊपर से बर्फी इतनी महंगी, इसलिए बस। अच्छा तो ये मसला है। प्रीति, अंकल के लिए 200 ग्राम बर्फी पैक कर दे। आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं अंकल जी, और कस्टमर कम परिवार ज्यादा है। 100 ग्राम के पैसे बाद में दे दीजिएगा, आप कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। और इसी तरह अनीता पिछले कई सालों से अपना बिजनेस चला रही थी। ऊपर मकान, नीचे दुकान। जिस दिन से अनीता अपने ससुराल आई थी, उसके ससुर ने अग्रवाल स्वीट्स की चाबी उसके हाथों में रख दी थी। अनीता की दोनों बहुओं को भी बिजनेस की पूरी नॉलेज थी और दोनों ही घर के साथ अपनी सास के साथ दुकान भी देखा करती थी। पर गले में आज तक अनीता के अलावा ना कोई बैठा, ना ही किसी को बैठने की इजाजत थी। अनीता और प्रिया दुकान संभाल रही थी, तभी पूजा नाश्ते की प्लेट लेकर दुकान पर आती है। आप दोनों नाश्ता कर लीजिए, 11 बजने को आए, तब तक मैं हूँ दुकान पर। कितना ध्यान रखती है तू मेरा। मेरा क्या, हम सभी का। तभी अनीता का फोन बजता है और उसके फोन पर उसके भाई का कॉल आता है। दीदी आपको तो पता ही है, मेरी बहू का 8वां महीना चल रहा है। घर में कोई और औरत भी नहीं है, कैसे सब कुछ होगा? और पहला बच्चा है। डॉक्टर ने खास नसीहत दी है बहू की देखभाल करने की। ऐसे तो आपके भतीजे ने एक नर्स रखी है, पर घर वालों की बात अलग होती है ना दीदी। हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई विनोद। बेचारी प्रीति अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेगी? एक तो पहले इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद बात यहाँ तक पहुंची है। तू टेंशन मत ले विनोद, भाभी नहीं तो क्या हुआ, तेरी बहन तो है। मैं जल्द से जल्द तेरे पास पहुंचती हूँ, तू फिक्र मत कर। कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिस अनीता ने कभी अपने दुकान के गल्ले को छोड़ा नहीं था, अब उसके पास गल्ले को छोड़कर अपने भाई के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अनीता का चेहरा देखकर उसकी दोनों बहुएं समझ जाती है कि उनकी सास के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। क्या हुआ मम्मी जी, कोई बात हुई है क्या? हुई तो नहीं है बेटा, पर होने वाली है। तेरे मामा ससुर के यहाँ छोटा सा मेहमान आने वाला है। भाभी को गए हुए सालों हो गए। अब घर में प्रीति के अलावा कोई औरत तो है नहीं, ना सास, ना जिठानी, ना देवरानी। तो बेचारी प्रीति अकेले सब कुछ कैसे करे? इसलिए बच्चा होने तक, या हो सकता है उसके बाद भी 1-2 महीने मुझे विनोद के घर ही रहना पड़ेगा। तो तब तक गल्ला संभालेगा कौन? हम दोनों है ना, हम संभालेंगे मम्मी जी, और हम नहीं तो और कौन? हम दोनों है ना, हम संभालेंगे मम्मी जी, और हम नहीं तो और कौन? अरे दुकान है, कोई मजाक नहीं। जिस चीज के 2 मालिक होते हैं उसको दिशाहीन होते वक्त नहीं लगता। अनीता के आगे बोल ही कौन सकता था। रोज की तरह दोनों बहुएं दुकान के बाद घर का काम निपटा कर सो जाती हैं। अगली सुबह 5 बजे उठकर ही प्रिया सभी का नाश्ता तैयार कर देती है और फिर दुकान में पूजा कर प्रिया ऊपर नाश्ता करने वापस आ जाती है। अनीता और प्रिया एक साथ हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। इत्तेफाक से पूजा की माँ उषा उसी वक्त उनके घर पहुंचती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी सवेरे सवेरे भाग भाग कर सभी का काम कर रही है और बाकी सब आराम फरमा रहे हैं। अरे बैठ भी जा बेटा, सब तो अकेले ही कर लेगी क्या? मम्मी आप यहाँ? मैं तो नीचे दुकान पर ही आई थी, पर वहाँ कोई था नहीं तो ऊपर आ गई, वरना मैं कब आती हूँ तेरे घर। अरे आंटी जी आप बैठिए, आराम से भाभी से बातें कीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, इस घर में तो मुझे लगता है सारा काम करने का पेटेंट मेरी बेटी के पास ही है। तुम करो आराम से नाश्ता, वो देख लेगी सब। वैसे भी ना बेटी के घर का खाना हमारे में नहीं खाते। पूजा सभी को नाश्ता देती है, जिसे खाकर अनीता और प्रिया दुकान पर चली जाती है। इसी तरह कुछ घंटे और बीत जाते हैं और दोपहर का वक्त हो जाता है और सभी खाने के लिए ऊपर आते हैं। भाभी एक और रोटी खिला दो ना, कहना पड़ेगा, आज सब्जी ना बहुत मस्त बनी है। तू भी खा ले पूजा, तुझे किसी ने खाने से मना किया है क्या? समधन जी रोकती है क्या खाने से? क्या समधन जी? मैं अगर रोकने भी जाऊं तो आप रोकने देंगी क्या समधन जी? मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर है। पर आपके भाव से लग रहा है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अपनी बड़ी बेटी से ज्यादा काम करवाते हैं। अरे अरे आप तो नाराज हो गई समधन जी, हमारा तो रिश्ता ही हंसी मजाक वाला होता है। ये तो उषा ने बस बात कवर करने को कह दिया था, पर असल में तो उसने मन ही मन प्रिया के लिए खटाश अपने मन में पाल लिया था। कुछ देर बाद जैसे ही सब खाना खाने से उठते हैं, तुम बर्तन देख लो प्रिया, मैं दुकान चली जाती हूँ। पर आप दुकान जाएंगी तो फिर आंटी जी का अकेले मन कैसे लगेगा भाभी? काम के साथ रिश्ते भी संभालने पड़ते हैं। आप चिंता मत कीजिए, दुकान आज मैं देख लूंगी। ये कहकर प्रिया दुकान चली जाती है। तुझे कुछ देख नहीं रहा या देखना नहीं चाहती है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। क्या देखना है मम्मी, खाने में मक्खी थी क्या? यही तो तुम भूली रह गई बेटा। दिन भर कभी किसी को नाश्ता परोसती रहती हो, कभी किसी को खाना। इस तरह तुम्हारा पूरा जीवन रसोई में ही कट जाएगा और तुम्हारी देवरानी दुकान का गल्ला साफ कर लेगी।
अरे नहीं मम्मी, वो तो तुम आई थी ना इसलिए। मुझे कुछ नहीं सुनना बेटा। क्या मैं समझती नहीं तेरी देवरानी की चाल? आज खाने के वक्त तेरी सास बाहर गांव जाने की बात कर रही थी। देख यही समय है अपनी सास की चापलूसी शुरू कर दी। और ऐसे ही तूने अगर उनका दिल जीत लिया ना तो गल्ला तेरा। और एक बार दुकान किसी के हाथ में आ जाती है तो वो छोड़ना थोड़ी ना है। उसके बाद क्या, रसोई संभालने के लिए नौकर रख लेना, नहीं तो तेरी देवरानी तो है ही। और अपनी बेटी को ये सलाह देकर उषा अपने घर वापस लौट जाती है। उसके बाद क्या था, पूजा तो एक बार में ही पूरी तरह बदल जाती है। रात के खाने के वक्त टिंडे टिंडे कौन खाएगा? ये क्या बनाया है खाने में भाभी आपने? एक तो फैक्ट्री में दिमाग खराब करके आओ और खाने में मिलते क्या है? टिंडे। मैंने तो भाभी को मना ही किया था टिंडा बनाने से, पर पता नहीं आज तो उन्होंने जिद कर डाली कि खाने में टिंडे ही बनेंगे। मुझे लगा शायद उनका मन होगा। और अपनी सास की कुर्सी के पीछे खड़ी होकर पूजा कहती है, अब तो घर पर टिंडे ही बनेंगे क्योंकि मम्मी जी को टिंडे बहुत पसंद है। क्या मम्मी जी? अरे बहू, तुझे याद था कि मुझे टिंडे कितने पसंद है? कितने साल हो गए मुझे टिंडे खाए। ना कोई बनाता था और ना ही मुझे टिंडे के लिए कोई पूछता था। आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। अनीता के सिवाय पूरे घर पर किसी को भी टिंडे पसंद नहीं थे, इसलिए रात का खाना अनीता के अलावा और कोई खा ही नहीं पा रहा था। मैं अचार ले आती हूँ पापा जी, हम ना अचार के साथ खा लेंगे। आज पूजा ने पहली बार सिर्फ और सिर्फ अपनी सास के ही पसंद का खाना बनाया था। अपनी सास का खाना खत्म होने तक पूजा वहीं उनके साथ खड़ी रहती है। और जैसे ही खाना खत्म कर अनीता अपना प्लेट उठाने लगती है। अब रहने दीजिए मम्मी जी, मैं हूं ना, मैं उठा देती हूँ प्लेट। आप निश्चिंत होकर कमरे में जाइए और आराम कीजिए। सुबह से काम कर करके थक गई होंगी आप। और इस तरह पूजा अपनी माँ की कही मानकर अपनी सास की चापलूसी करना शुरू कर देती है। रात को रसोई में छिपकर पूजा अपनी माँ को फोन करती है। हेलो मम्मी, आपके कहने पर मैंने मम्मी जी की पसंद का खाना तो बना दिया, जिससे वो तो बहुत खुश हो गई, पर बाकी सब ना भूखे ही रह गए। पापा जी ने तो बस एक ही रोटी खाई। अरे तो तू ऐसा करके किसी के साथ बुरा थोड़ी ना कर रही है बेटा। और मान ले आज तूने खाने में एक ही सब्जी बनाई, तो तेरी देवरानी भी तो एक अलग सब्जी बना सकती थी बाकी सब लोगों के लिए, पर नहीं किया ना उसने ऐसा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं मम्मी। इसका मतलब है अब तक सभी का टेंशन बस मैं ही ले रही थी। वाह प्रिया वाह, कितनी मतलबी निकली तू। वही तो तुझे समझाना चाह रही हूँ बेटा। इसी तरह तू बस अपनी सास को खुश करने पर ध्यान दे, और सास खुश तो ससुर तो अपने आप खुश रहेंगे। अगली सुबह जैसे ही अनीता उठकर अपने कमरे से बाहर आती है, सारा काम छोड़कर पूजा उसी के आगे पीछे करना शुरू कर देती है। अब फिर से 4 बजे उठ गई मम्मी जी, कितना काम करेंगे आप, आराम कीजिए ना। एक तो ही है बहू जिसको मेरी फिक्र है। सही कहती है तुम, मैं भी सोच रही थी जरा शरीर को आराम दूं। परसों मुझे अपनी एक सहेली की शादी में जाना है, तो उस दिन दुकान बंद ही कर देती हूँ। क्या कहती है तू? वरना पीछे से ग्राहकों की टेंशन लगी रहेगी। इसमें पूछने वाली क्या बात है मम्मी जी, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अरे क्यों होगी दुकान बंद? चलती फिरती दुकान है, वो भी मार्केट के बीच। मजाक थोड़ी ना है, जब मन किया बंद कर दिया, जब मन किया खोल दिया। मम्मी जी आप जाइए शादी में, यहाँ स्टाफ है, मैं हूँ, भाभी है, हम देख लेंगे दुकान। अरे तू इतनी बड़ी नहीं हुई है जो मम्मी जी की बात काटे। मम्मी जी ने कह दिया दुकान बंद रहेगी तो बंद ही रहेगी। चलिए मम्मी जी कमरे में चलते हैं, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ और फिर नाश्ते में बनेंगे टिंडे के पकौड़े। पूजा अनीता के साथ कमरे में जाती है और उसके पैरों की जमकर मालिश करती है और फिर बनाती है नाश्ता टिंडे के पकौड़ों का। न जाने क्या हो गया है पूजा को, आजकल रोज टिंडे ही बना देती है। ऐसे तो मेरा वजन कम हो जाएगा भाई, क्योंकि मैं तो टिंडे खा ही नहीं पाऊंगा। अरे मेरी बहू मेरी सेवा कर रही है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? वैसे आज ना मुझे सभी से एक बात करनी थी। वो मिश्रा एंड कंपनी वालों के यहाँ आज एक पार्टी है, बहुत हाई क्लास लोग हैं। मुझे तो ऐसे भी कल मेरी सहेली के यहाँ जाना है, तो इस पार्टी में तुम चारों चले जाओ। और शाम को अनीता के दोनों बेटे और बहू पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ प्रिया 1 पीस पहनकर अपने कमरे से आती है, जिसे देखते ही पूजा भड़क जाती है। ये क्या है प्रिया, तुमने ये शॉर्ट ड्रेस क्यों पहनी है? पति के साथ डिनर डेट पर ऐसे कपड़े पहनकर मन नहीं भरा क्या तुम्हारा, जो अभी भी 1 पीस पहनकर खड़ी होगी? ऐसा भी नहीं कि किसी अनजान की पार्टी में जा रहे हैं, नामचीन बिजनेस वाले लोग हैं। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें अपनी भी कुछ समझ होनी चाहिए कि नहीं? ये क्या बात हुई भाभी? उनकी खुद की बहू यूएस की है, मम्मी जी ने कहा था हाई क्लास लोग हैं, तो क्या हो गया मैंने वेस्टर्न कपड़े पहन लिए तो? जैसा देश वैसा भेष। मेरा तो ऐसा मानना है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। मम्मी जी को साड़ी बहुत पसंद है, फिर भी तुमने ये कपड़े पहने। खैर, मुझे तो मेरा ससुराल लेकर चलना है, चाहे कहीं भी जाऊं मेरा पहनावा वही रहेगा जो मेरी सास को पसंद है। रात को पार्टी से लौटने के बाद सबसे पहले पूजा अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बताती है। बस बिल्कुल यही, तेरी सास के 2 बेटे हैं, पर परिवार का हेड आगे चल के एक ही बनेगा। मुझे खुशी है वक्त रहते तू समझ गई कि वो हेड तुझे ही बनना है। पूजा के अपने तरफ ऐसे बर्ताव से अनीता आजकल पूजा से बड़ी खुश रहती थी। और एक दिन तो अनीता सभी के सामने कहती है, तूने तो मेरा दिल जीत लिया है बहू। ये काम के भाग दौड़ में मैं तो खुद का ख्याल रखना ही भूल गई थी, पर तूने मेरा इतना ख्याल रखा है कि मैं क्या कहूँ। ये कहते हुए अनीता अपने हाथ से कंगन निकालकर पूजा के हाथों में पहना देती है। बस इसी तरह आप मुझे दुकान की चाबी भी सौंप दीजिए मम्मी जी, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूजा ने इससे पहले अपने पति से कभी कुछ नहीं छिपाया था, और इतने दिन तक इस बात को पूजा मिहिर से छिपाती भी कैसे।
रात को जब दोनों कमरे में सोने जाते हैं तब अपनी पत्नी के चेहरे पर छुपी हुई हंसी देखकर मिहिर पूछता है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है तेरे दिमाग में। जब से मम्मी जी तुझसे मिलकर गई है तेरा हाव भाव ही बदल गया है। और आज जब माँ ने तुझे कंगन दिए उसके बाद तो क्या कहना है, क्या बात है बताओ तो। अरे बोलने को है ही क्या, देवर जी तो अच्छा खासा कमा लेते हैं, पर भगवान ने आपको ऐसी किस्मत दी है कि हर तीसरे महीने में आपकी नौकरी चली जाती है। इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे एक आइडिया दिया कि किसी तरह मम्मी जी के बाद गल्ले की जिम्मेदारी मैं संभालूं। एक चला चलाया दुकान हमें मिल जाए, उससे अच्छा क्या हो सकता है। इसलिए मैं पूरी कोशिश में लग गई कि मम्मी जी का दिल जीत लूं। और देखिए नतीजा सामने है। कल मम्मी जी मामा जी के घर जाने वाली है। बस कल सुबह का इंतजार है। किसी तरह वो चाबी मेरे हाथों में रख दे, फिर बात बनेगी। फिर हमें पैसों के बारे में कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारा इरादा तो सही है पर ये तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी अब कल देखते हैं क्या होता है। और अगली सुबह वही सुबह थी जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। अपना सारा सामान पैक अनीता घर के हॉल में आकर बैठ जाती है। मैं जाकर ओला बुक कर लेता हूँ मम्मी। अरे 5 मिनट रुक जाओ, पहले मैं गल्ले की जिम्मेदारी अपनी दोनों बहुओं में से एक बहू को सौंप दूं, फिर तुम जाना। तूने मेरा इतना ख्याल रखा है पूजा बहू कि मैं। और जैसे ही अनीता ये कहती है, पूजा फौरन अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। मुझे पता था मम्मी जी आप गल्ले की चाबी मुझे ही देंगी। देख लिया मेरी माँ का नुस्खा, आखिर काम आ ही गया ना। पर यहाँ बात तो मेरे ख्याल रखने की थी ही नहीं। मुझे अपनी दुकान के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसकी खुद की एक सोच हो, वो सही गलत समझता हो, ताकि कोई ऐसा जो हर वक्त किसी तीसरे की बातों में आकर मेरी चापलूसी करे। तू तो मेरी चापलूसी में इतना खो गई बहू कि मेरी गलत बात को भी सही कहने लगी। और उस वक्त प्रिया ने मेरी या किसी की ना सोचकर सही का साथ दिया। इसलिए मैं गल्ले की चाबी अपनी छोटी बहू प्रिया को सौंप कर जाती हूँ। मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो गई मम्मी जी। हो तो गई बहू, पर तूने इससे एक सीख भी तो ली कि हर बार दूसरे के बहकावे में आकर काम करने का कोई फायदा नहीं होता। अपनी माँ की ना सुनकर तू उसी तरह रहती जिस तरह तू वाकई में है, तो ये चाबी शायद मैं तुझे ही देती, क्योंकि सब चीज को एक साथ संभालना तू जानती है। पर तेरा दिमाग कमजोर निकला और तू अपनी माँ के बहकावे में आ गई और खुद का वजूद ही खो बैठी। ये सुनते ही पूजा अपना सर पकड़े वहीं जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब पछतावे क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहानी से हम ये तो समझ गए कि हर बार चापलूसी हमारे काम नहीं आती, पर गौर इस बात पर भी करना है कि हमारा कितना भी प्यारा दोस्त रिश्तेदार अगर हमें कोई सीख दे तो हमें अपना विवेक खोकर उसकी बात को मान नहीं लेना चाहिए, बल्कि फैसला हमेशा खुद की समझ से ही लेना चाहिए, ना कि किसी के बहकावे में आकर। वरना हाल वैसा ही होता है जैसा पूजा का हुआ।